जय हिंद बच्चों, मैं यशवंत बसुने लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग नीट के पीवाईक्यू सीरीज में आज सेकंड चैप्टर लेकर आए हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस करेंगे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा? एक कण अपनी कुल दूरी की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से तय करता है बेटा। पूरी यात्रा के दौरान कण का औसत चाल क्या होगा बेटा? पहले औसत चाल क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। औसत चाल क्या होता है पहले ये जान लेते हैं हम लोग। औसत चाल क्या होता है ये जान लेते हैं। अरे ओ भाई, बोर्ड चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो औसत चाल क्या होता है बेटा? औसत चाल होता है औसत चाल दो चीजें आप जानोगे बेटा, औसत चाल जानोगे, ठीक है, और औसत वेग जानोगे, ठीक है ना। औसत वेग बेटा, औसत चाल बराबर होता है कुल तय की दूरी, कुल तय की गई दूरी बटे कुल समायांतराल, कुल समायांतराल या समय, ठीक है ना। औसत वेग क्या होता है बेटा? यहाँ दूरी की जगह क्या आएगा? विस्थापन आएगा। कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय, ठीक है बेटा। तो हम बात करते हैं कुल विस्थापन बटे कुल समय क्या कहलाता है बेटा? ये औसत वेग। और कुल दूरी बटे कुल समय क्या कहलाता है? औसत चाल। बेटा ध्यान दीजिएगा, जब चाल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि चाल एक अदिश राशि होती है। चाल कैसी राशि होती है बेटा? अदिश राशि होती है। चाल अदिश राशि होने के कारण हम बात करते हैं दूरी का, और दूरी भी एक अदिश राशि होती है बेटा। और औसत वेग, जब वेग के बारे में बात करते हैं तो विस्थापन के बारे में बात करेंगे। मतलब जब वेग सदिश राशि होगी, विस्थापन सदिश राशि है बेटा। विस्थापन सदिश राशि होने के कारण हम लोग वेग को भी सदिश राशि बोलते हैं। अब जब हम लोग चाल की परिभाषा में देखते हैं, चाल बराबर दूरी बटे विस्थापन होता है। दूरी बटे विस्थापन, और वेग बराबर क्या होता है बेटा? सॉरी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय और विस्थापन बटे होता है, विस्थापन बराबर होता है बेटा, विस्थापन बराबर होता है, ओ यार सॉरी, कहाँ चल गया? हाँ, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, ठीक है बेटा। माफ करिएगा, छोटी मोटी गलतियां हो जाती भी इंसान से, और इंसान है इसलिए गलती होती है, भगवान होते तो नहीं होती बेटा, ठीक है ना बेटा। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे समय, औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे समय, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या बोलता है कि एक कण कुल दूरी की आधी दूरी v1 चाल से चल रहा है, शेष आधी दूरी v2 चाल से चल रहा है। इसका मतलब हम लोग देखते हैं बेटा, चलो पिछले वाली स्लाइड में चलते हैं, इसी स्लाइड में चलते हैं। परिभाषा ध्यान रखिएगा, परिभाषा क्या बोलता है, ठीक है ना, क्योंकि परिभाषा आप लोगों को पता होगा, डेफिनेशन आप लोगों को पता होगा, तो आप सॉल्यूशन इजीली कर सकते हैं। बोल क्या रहा है कि हम लोग ने दो स्थान लिए हैं, ए और बी, ठीक है बेटा। अब बोल क्या रहा है कि इसकी जो आधी दूरी है, हम पूरी दूरी मान लेते हैं डी। पूरी दूरी क्या मान लेते हैं? डी मान ली है। पूरी दूरी डी मान ली है। इसकी आधी दूरी मतलब d/2 कितने चाल से चल रहा है? v1 चाल से चल रहा है। और ये आधी दूरी मतलब d/2 कितने चाल से चल रहा है? v2 चाल से चल रहा है। अब क्योंकि ये आधी दूरी है तो इसके लिए कुछ समय भी तो लगा होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चाल अलग है, यहाँ पर चाल अलग है, मतलब जो समय है तय की दूरी, दूरी तय करने में जो लगा समय है ये भी अलग अलग होगा। हम बोल सकते हैं समय बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे चाल। दूरी कितना बेटा? d/2 है। चाल कितना हो जाएगा? v1। सही बोल रहा हूँ बेटा। ये t1 क्या लिख सकते हैं बेटा? d/2 v1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम t2 क्या लिख सकते हैं बेटा? t2 बराबर लिख सकते हैं d/2 v2 लिख सकते हैं बेटा। ये हमारा चाल है, क्या ये समय है ये हमारा, जिसके लिए v2 समय लग रहा है। v2 चाल से हम लोग t2 समय ले रहे हैं, ठीक है ना। v1 चाल के लिए हम लोग t1 समय ले रहे हैं। अब प्रश्न क्या बोल रहा है कि औसत चाल क्या होगा या औसत वेग होगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, औसत वेग के बारे में बात करें, कुल विस्थापन, ठीक है ना। कुल विस्थापन कितना होगा बेटा? डी है, ठीक है ना। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे लिया गया समय या कुल समय। बेटा ध्यान दीजिएगा, कुल विस्थापन कितना हो रहा है बेटा? डी हो रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय, ओके। ये देखिए d/2, सॉरी ये ले लेते हैं d/2v1 प्लस, ठीक है ना, t2 कितना होगा बेटा? d/2v2,
कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी अपॉन T1 प्लस T2, डी अपॉन T1 प्लस T2 लिख सकते हैं। और सिंपली आप लोगों ने T1 और T2 का मान निकाले इस प्रकार से डी बाई V1 और डी बाई V2 हम लोगों ने दोनों की वैल्यू पुट कर दिया। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है आगे। देखिएगा अगर इसको हल करूंगा तो ये डी यहाँ से उड़ जाएगा, ठीक है ना। बचेगा नीचे में क्या बेटा, ये वन अपॉन 2V1 प्लस 1/2V2 बचेगा, ठीक है ना। ये 2V1 V2 ऊपर जाएगा, 2V1 V2 डायरेक्ट करें तो नीचे में क्या बचेगा, V1 प्लस V2 बचेगा। ये हो गया हमारा कुल सॉरी औसत वेग हो गया, ठीक है ना। मतलब अगर मान के चलो हमने अगर अपनी जो दिशा है ये नहीं बदली है तो जो औसत चाल होगा वही हमारा औसत वेग होगा। बस इतना बात याद रखिएगा। ये हमने निकाले क्या, औसत चाल या औसत वेग, औसत चाल या वेग। बेटा ध्यान दीजिएगा, जब दिशा नहीं बदलेगी हमारी, जब दिशा अपरिवर्तित रहेगी तब जो औसत चाल होगा वही औसत वेग होगा। और सूत्र कितना है बेटा, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसको हम एज द ट्रिक फार्मूला यूज कर सकते हैं, एज द ट्रिक फार्मूला। फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन है ये आपका पूछ रहा है कि औसत चाल क्या है, औसत चाल क्या है हमारा, नीट 2011 का क्वेश्चन है बेटा। तो कौन सा फार्मूला मैच हो रहा है बेटा, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा मैच हो रहा है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रिक फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं, औसत चाल बराबर VAVG, एवरेज फार्मूला, एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या हो सकता है, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। बेटा इसमें हम लोग ने डिटेल में बात कर लिया कि हम लोग ने लाया कैसे ये वाला फार्मूला लाया कैसे, हम लोग ने डिटेल में बात कर लिया इस वाले स्लाइड में। अब आगे वाले जो क्वेश्चन है इसी पर आधारित है, उसको उसको जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगाएंगे बेटा, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक है बेटा। चलो करते हैं अगला क्वेश्चन। बोल क्या रहा है, एक मोटर गाड़ी एक्स वाई तक अचर चाल VU से चल रही है बेटा, और एक वाई से एक्स तक अचर चाल VD से तय कर रही है, ठीक है ना। इस पूरी यात्रा के दौरान गाड़ी की औसत चाल क्या होगी, औसत चाल पूछा है बेटा। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपने दो स्थान एक्स और वाई लिया, ठीक है ना। जब एक्स से वाई गए तो हमारी चाल क्या थी, VU थी, ठीक है ना। और जब वाई से एक्स आए तो हमारी चाल थी VD, ठीक है बेटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर औसत चाल क्या होगा बेटा, अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी मतलब एक्स से वाई तक की दूरी D मानूं, एक्स से वाई तक की दूरी D मानूं, ठीक है। तो मैं एक बार चला गया एक्स से वाई D, फिर वाई से एक्स आया, दूरी कितना तय किया बेटा, D तय किया। मतलब कुल तय की दूरी कितनी है, कुल दूरी तय की कितनी है, तय की गई दूरी कितनी है बेटा, D प्लस D कितना बेटा, 2D, ठीक है बेटा। इतने हम लोगों ने इतना दूरी तय किया है, 2D के बराबर दूरी तय किया है। अब देखेंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। औसत चाल के बारे में बात करें, औसत चाल, ठीक है ना। सॉल्यूशन करेंगे विद दिस लॉन्ग मेथड, तो हमको यही वाला फार्मूला मिलेगा, 2VU VD डिवाइड बाय VU प्लस VD। ध्यान दीजिएगा, यही वाला फार्मूला हम लोगों को मिलेगा। अरे यार उसी में मेथड से सॉल्व करेंगे, है ना। इसी यहाँ के लिए T1 निकालेंगे, T1 क्या निकालोगे, दूरी बटे चाल, ठीक है ना। यहाँ T2 निकालोगे, ठीक है ना, दूरी कितना D तय कर रहे हैं और चाल कितना है VD, ठीक है। फिर से रखोगे औसत चाल VAVG बराबर, ठीक है ना, कुल दूरी कितना 2D, कुल दूरी कितना 2D। अरे एक्स से वाई गए, फिर वाई से फिर एक्स आया, मतलब D प्लस D तय किए ना भाई, 2D के बराबर होगा। लगा समय T1 प्लस T2, इसको सॉल्व करेंगे भाई, 2D अपॉन में T1 देखेंगे बेटा, T1 कितना आपने लिखा D अपॉन VU प्लस D अपॉन VD, T2 का मान कितना है, D अपॉन VD। D से D ऊपर से नीचे उड़ा दोगे, ये चलेगा ऊपर एलसीएम लोगे, VU VD अपॉन में VU प्लस VD आएगा। तो क्या वही मिला बेटा, मैंने डायरेक्ट वही बताया था। ये इसको हम लोग एज अ ट्रिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड निकालने के लिए। बट ध्यान दीजिएगा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कब बराबर होगी, जब आपकी दिशा अपरिवर्तित है, मतलब जब बदल नहीं रही है। जब एक्स से वाई तक के लिए आपको स्पीड या एवरेज वेलोसिटी निकालना है तब दोनों सेम रहेंगे,
लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि x से y गए, y से x आ गए। अगर एक इंसान x से चल के y जाता है, y से चल के फिर x आता है, मतलब उसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु x एक सेम होगा बेटा, एक जैसी होगा। इसका मतलब ये मानेंगे हम लोग विस्थापन कितना हो रहा है यहाँ पर, विस्थापन, कुल विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। विस्थापन कितना होगा, शून्य। तो जब औसत वेग निकालने के लिए पूछता है इस वाले क्वेश्चन में औसत वेग, तो धीरे डायरेक्ट वाला फॉर्मूला नहीं चिपका देना, सीधा सीधा क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, क्योंकि आपका विस्थापन जीरो। तो विस्थापन औसत वेग के लिए आपने सूत्र लिखा था कुल विस्थापन बटे समय। कुल विस्थापन हमारा अगर शून्य मिलता है तो हमारा औसत वेग कितना होगा, शून्य होगा बेटा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमारा आंसर राइट कौन सा होगा, आंसर राइट होगा अपना ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ठीक है ना, 2 वीडी वी यू वीडी प्लस वी यू बेटा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। एक कार 100 मीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार पथ पर प्रत्येक एक पूर्ण चक्कर 62.8 सेकंड लेते हुए एक नियत चाल से दौड़ती है। प्रत्येक वृत्ताकार चक्कर के लिए औसत वेग औसत चाल क्रमशः होगी। पहले तो बात करते हैं, अभी हम लोग ने एक वृत्ताकार, इसके पहले से जो समझाया था विस्थापन जीरो कैसे हुआ। यहाँ पर समझिए किसी वृत्ताकार पथ में हमने बोला कि एक इंसान ए से चला, ए से जब फिर से चल के एक साइकिल पूरा कंप्लीट करता है, ए पर आता है, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं आवर्तकाल। क्या कहते हैं बेटा, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, ठीक है ना, एक चक्कर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, पूरा करने में पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, ठीक है बेटा। कितना लिए बेटा, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा है, 62.8 सेकेंड, ठीक है बेटा। तो ये हुआ हमारा आवर्तकाल, इसको टी से दर्शाते हैं, 62 चलो भाई आ जा 62.8 सेकेंड, ये हमारा आवर्तकाल है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहे हैं, नियत चाल से तय कर रहा है बेटा प्रत्येक वृत्ताकार चक्कर के लिए औसत वेग औसत चाल क्या होगा, है ना। इसकी त्रिज्या कितनी है, 100 मीटर है। ये कितना बेटा, 100 मीटर। रेडियस मतलब त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 100 मीटर, ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं औसत वेग। सूर्य ने बोला है औसत वेग निकालो। औसत वेग हमने बोला कुल विस्थापन कुल विस्थापन कुल विस्थापन बटे बेटा समय। अब क्योंकि हमने बोला था विस्थापन क्या होता है, जो अंतिम बिंदु होता है, अंतिम स्थिति होता है, प्रारंभिक स्थिति, दोनों के बीच का जो मिनिमम दूरी होता है, न्यूनतम दूरी, उसी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। चूंकि इंसान ए से चल के फिर से ए के ऊपर आके आके खड़ा हो रहा है, इसका मतलब उसका विस्थापन कैसा हुआ बेटा, शून्य हुआ। उसका विस्थापन कितना लेना है, जीरो लेना है, ठीक है ना। तो औसत वेग कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का, शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। जब लेकिन हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की, ठीक है ना, औसत चाल के बारे में बात करेंगे। औसत चाल बराबर होता है बेटा कुल दूरी बटे समय, ठीक है ना, कुल दूरी बटे समय। बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुल जो दूरी है ये परिधि के बराबर होगा बेटा। मतलब अगर आप वृत्ताकार पथ पे तय कर रहे हो, वृत्ताकार पथ पे अगर यात्रा कर रहे हो, तो जो आपकी कुल दूरी होगी ये वृत्त के परिधि के बराबर होगी। और वृत्त का परिधि क्या होता है बेटा, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr होता है। अपॉन में समय कितना लग रहा है, समय 62.8 सेकंड लग रहा है, 62.8 सेकंड लग रहा है, ठीक है ना भाई, 62.8 सेकंड। 2πr मतलब हमारे को त्रिज्या कितना दिया है, 100 दिया हुआ है। पाई का मान पता है आपको, 2 × 3.14 होगा पाई का मान। त्रिज्या 100 दिया हुआ है, सेंटीमीटर में मीटर में क्या में दिया हुआ है बेटा, मीटर में दिया हुआ, मतलब छेड़ना नहीं है इसको। 62.8 जैसे कि वैसे रखो, 62.8, ठीक है बेटा। ये 0.14, इसका 100 निकाल लो यहाँ से, ठीक है बेटा। दशमलव को हटा देते हैं, आपको बहुत परेशानी होती है दशमलव से, इसलिए दशमलव को उड़ा देते हैं। यहाँ 0.14 है, तो दशमलव का एक और शून्य लगा दिए 2 अंक के लिए। यहाँ पर एक शून्य एक जोड़ देते हैं इस एक अंक के लिए। इस प्रकार से हम इसको हल करें तो देखिए ये 314 से 2 बार कटेगा बेटा, और ये 2 से 1 बार, मतलब 2 से 2 उड़ जाएगा, ठीक है ना।
दो शून्य से दो शून्य कैंसल, ठीक है बेटा। तो उत्तर कितना आया बेटा 10। औसत चाल कितना आया बेटा 10 मीटर प्रति सेकेंड। औसत चाल आया 10 मीटर प्रति सेकेंड। औसत वेग आया 0। ठीक है, तो हम ऑप्शन मैच करते हैं बेटा। हमारा ऑप्शन कौन सा मैच होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर मैच हो रहा है सी, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बेटा, सी मैच हो रहा है। औसत वेग यहाँ पर 0 है, औसत चाल यहाँ पर 10 मीटर प्रति सेकेंड है बेटा। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है ये, एक कार 200 मीटर की दूरी तय करती है। यात्रा का पहला आधा भाग वह है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रहा है। दूसरा आधा भाग v वेग से चलती है बेटा। यदि औसत वेग दिया हुआ है यहाँ पर 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो v का मान निकालिए। फिर से वही कहानी, सूत्र लगाए डायरेक्ट बेटा। सूत्र लगाए v avg एवरेज वेलोसिटी, इसका मतलब 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। ठीक है बेटा, यहाँ आधी आधी दूरी के बारे में बात किया ना, डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं, उड़ा देते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है ना, 200 मीटर हमारा क्या है, अच्छा 200 मीटर 40 और v वेग दिया हुआ है 40, तो ठीक है ना बेटा। v1 बराबर दिया हुआ है 40, v2 बराबर दिया v, ये ज्ञात करना है। और vavg का मान दिया हुआ है, vavg का मान दिया हुआ है 48। करके देखते हैं फॉर्मूला से आता है कि नहीं। vavg बराबर उड़ा देते हैं 40 गुना में, इसका मान रख लो, दिया हुआ है तो 48 बराबर है ना 40। v2 का मान नहीं दिया हुआ है, ज्ञात करना है। v प्लस कितना बेटा 40। ठीक है, तिरिया गुना करते हैं हम लोग, क्या उड़ा दें यहाँ से बार, कितना बार जाएगा बेटा, है ना। 2 दूनी 4, 2 6 8, 24 दूनी 48 हुआ, और कैंसिल हो गया बेटा। 4 से इसको उड़ा देते हैं, 4 6 24, 4 10, डायरेक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 6, 2 5 10, ठीक है ना, गुना करने में आसान जाएगा। यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, करते बेटा ये हो जाएगा। इसको त्रिया गुना कर रहे हैं 3 से, 3v प्लस 4 3 12 120 बराबर, यहाँ कितना बच गया बेटा 5 बच गया, पांचवी। ठीक है ना, करते काम इसका। पांचवी को, अच्छा 3v को इधर ले जाओ, 120 बराबर 2v हो जाएगा बेटा। v कैंसिल करेंगे, 2 6 के 12, 2 शून्य शून्य। ठीक है ना, हमारा जो वेग आया कितना आया 60 मीटर प्रति सेकंड। आंसर कौन सा मैच हो रहा है बेटा 60 मीटर प्रति सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर बी मैच हो रहा है बेटा। बात आई समझ में, किस प्रकार से आपको फॉर्मूला यूज करना है एज अ ट्रिक। हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस में एज अ फॉर्मूला उसको सॉल्व कर लिया है। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 याद रखिएगा, है ना। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, एवरेज वेलोसिटी के निकालने के लिए डायरेक्ट यूज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा ये, नीट 2091 का क्वेश्चन है। उस टाइम AIPMT हुआ करता था। एक बस किसी दूसरी दूरी का 1/3 10 किलोमीटर प्रति घंटे से, दूसरा तिहाई 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, और तीसरा तिहाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है। बस का औसत वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन आया तो आपको एक बात बता देते हैं कि आप जो ट्रिक लगा रहे हो, कोई दूरी है x और y, ठीक है ना, बोलता है कि ये दो आधी आधी दूरी तय कर रहे हैं v1 और v2 से, है ना बेटा। ठीक है, तब जाके आप जो ट्रिक लगाओगे औसत वेग निकालने के लिए 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, ठीक है ना। मतलब आधी दूरी तय करने के लिए, उसका जो आधी हिस्सा तय करने के लिए, बराबर बराबर दूरी तय करने के लिए ये वाला सूत्र लगाया आपने। लेकिन अभी वाला जो क्वेश्चन हमने पढ़ा उसमें क्या बोल रहा है, एक्स और वाई बीच की दूरी, इसको 3 बराबर भागों में बांटे हम लोगों ने, 1/3 इसका, 1/3 इसका, 1/3 से, ठीक है ना। इसको दूरी तय कर रहा है कितने चाल में, v1 में, ठीक है ना। इसको v2 चाल में तय कर रहा है, इसको v3 चाल में तय कर रहा है। ठीक है बेटा, तब जाके आपकी जो ट्रिक होगी क्या होगी, धीरे धीरे इसको वैसे सॉल्व करेंगे। vavg बराबर लिखेंगे, कितना था यहाँ पर 2 चाल, 2 3 चाल है यहाँ पर 3, मल्टीप्लाई कर दो v1 v2 v3, ठीक है ना। v1 का गुना v2 में, v1 v2, v2 का गुना v3 में, प्लस v2 v3, ठीक है ना। फिर v3 का गुना v1 में, v3 v1, कोई दिक्कत बेटा। ठीक है, सॉल्व करते हैं विद द ट्रिक। आ जाओ क्वेश्चंस के ऊपर। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 20, यही तो याद रखना बेटा। 10 10 कितना है 20, और ये कितना है 60, यही तो है। 10 20 60, 10 है ना, और ये 20 और ये 60। ठीक है,
अब क्या दिक्कत है, मन रख दो मान, ठीक है ना, 3 गुना 10 गुना 20 गुना 60 बटे, ठीक है, डायरेक्ट उड़ा दे बेटा, डायरेक्ट गुना करे, 10 और 20 200 धन 20 और 60 दो 6 दूनी 12 12 और 2 शून्य, अरे गुना कर रहे हैं यार, गुना कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना, 10 का 20 में गुना करोगे 200 आएगा, 20 का गुना 60 में करोगे 1200 आएगा, अब 60 का गुना 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा 600, ठीक है ना, इनको जोड़ोगे तो आपका आंसर, अच्छा इनको जो अभी गुना नहीं कर रहा है, इसको गुना इसलिए नहीं कर रहे कि एक गुना करने में समय खपेगा, बहुत बड़ी बड़ी राशि आ जाएगी फिर, और बाकी आगे जाके तकलीफ जाएगा बेटा, इसलिए हम लोग इसको आसान बनाने के लिए गुना अभी नहीं कर रहे हैं, इसको रहने दो जैसा कि वैसे, 3 गुना 10 गुना 20 गुना 60 बटे में, ओ भाई क्या आ गया, चलिए बटे क्या लिखोगे बेटा, ये 600 200 800 और 800 और 1200 क्या हो गया बेटा 2000, 2000, ठीक है ना, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, बात आई समझ में बेटा, ठीक है, उड़ा दे, 2 से 2 को उड़ा दो, यहाँ 6 बचा यहाँ 3 बचा, ठीक है ना, 6 गुणित 3 कितना हो गया बेटा, 6 गुणित 3 कितना हो गया 18, 6 गुणित 3 कितना हो गया 18 मीटर प्रति सेकंड, कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, राइट होगा, ओके बेटा। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं हम लोग, आजा क्वेश्चन ये आ गया, नीट 1990 का क्वेश्चन है बेटा, बोल क्या रहा है, कार द्वारा कुछ दूरी तय की जाती है, दूरी का आधा भाग वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला तय कर रहा है, शेष आधा भाग, देखो आधा आधा बात की है, तो हम लोग कौन सा सूत्र लगाएंगे, 2v1 v1 v2 प्लस अपॉन में v1 प्लस v2, अरे ये वाला सूत्र रे गधेओ, ए वी जी 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, दो आधे आधे दूरी यही है ना बेटा, ठीक है ना, आधी दूरी इससे तय कर रहा है 40 किलोमीटर से, और शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर से, कार का औसत वेग बोल रहा है बेटा, औसत वेग निकाल लेते हैं, उड़ा देंगे भाई, उड़ा दे, इधर ही उड़ा दो, ठीक है ना, 2 गुणित 40 गुणित 60 बटे 60 धन 40, अरे 100 होगा ना, ठीक है ना, 2 गुणित 40 गुणित 60, डायरेक्ट खेला कर लो, ठीक है ना, बता रहा हूँ कुछ चीजें आप लोग स्किप कर सकते हो, बट हमारा काम है छोटी छोटी चीजों को भी बताना, ठीक है ना, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं उनके लिए हम लोग हर चीज बताते बेटा, ये हो जाएगा 100, 2 शून्य से 2 शून्य उड़ा दो इसको, ठीक है ना, 6 24 दूनी की कितना हो गया बेटा 48, 24 दूनी 48 मीटर प्रति सेकेंड, 48 किधर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बेटा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है बेटा, समझ में आया, बहुत आसान है बेटा, बढ़ते अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, दो गतिमान कणों का विस्थापन समय अभिरेख चित्र से प्रदर्शित है, एक्स अक्ष से क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री का कोण बन रहा है, उनके क्रमशः वेगों का अनुपात, अच्छा इससे पहले आप लोगों को कुछ बता दें, जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, एक्सटी ग्राफ देखते हैं बेटा, एक्सटी ग्राफ देखते हैं, तो जो इसमें स्लोप बनता है बेटा, स्लोप मतलब हमारा जो टेन थीटा मिलेगा, ये टेन थीटा मिलेगा, ये किसके बराबर होगा बेटा, वेग के बराबर होगा, जान लीजिएगा, ठीक है बेटा। दूसरा चीज, अगर मैं लूं वेग समय ग्राफ, वीटी ग्राफ लूं, तो जो यहाँ पर स्लोप मिलता है हमको, यहाँ पर जो स्लोप मिलता है, इसका जो स्लोप है टेन थीटा, ये किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, बहुत चीजें आप लोगों को जाननी जरूरी है, ठीक है ना, ये वेलोसिटी स्लोप के इक्वल होता है कौन से ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ में, पोजीशन टाइम ग्राफ में, ठीक है ना, यहाँ एक्सेलरेशन स्लोप के इक्वल होता है कौन से वाले ग्राफ में, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में बेटा, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ध्यान दो क्वेश्चंस के ऊपर आपको दिया हुआ है समय विस्थापन का ग्राफ है, यहाँ पर एक जो वेलोसिटी है v1 30 डिग्री के एंगल बना रहा है, एक वेलोसिटी दूसरी वेलोसिटी v2 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब v1 बराबर हम लिख सकते हैं 1030, हाँ या ना बोलो यार, और v2 बराबर लिख सकते हैं बेटा, v2 बराबर लिख सकते हैं 1045, 1045, अब 1045 और 1030 वैल्यू पता होना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है ना, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप पीछे क्यों जा रहा है, आप क्या करिएगा, ये थीटा एंगल ले लेते हैं 0 30 45 60 और 90, ठीक है ना, किसकी वैल्यू याद रखोगे बेटा,
साइन की वैल्यू याद रखो, साइन थीटा की, कॉस थीटा की वैल्यू याद रखेंगे, टेन थीटा की वैल्यू याद रखेंगे। टेन थीटा की वैल्यू अगर नहीं याद है तो साइन और कॉस के ये पूरे पांचों एंगल में वैल्यू याद रखो, ठीक है ना, नहीं है तो रट डालो, ठीक है ना। स्पेशली ये टेंथ में आप लोगों को ये टेबल दिया ही हुआ है, आप पढ़ के ही आए होंगे, ठीक है ना, 11 12 पढ़ के आए हो ना फिर टेंथ पास करके, ठीक है ना। जीरो कितना होता है, साइन जीरो, जीरो साइन 30, 1/2 बेटा। यहाँ कितना होता है, 1/√2। ये कितना होता है बेटा, √3/2। ये कितना होता है, 1। बस एक चीज याद है, रिवर्स कर दो, 1 कितना होगा बेटा, √3/2 होगा। ये हो जाएगा 1√2, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। इसमें बात करेंगे 0/1, 0। ये कितना हो जाएगा बेटा, 1/√3। अब इसी का काम है हमको, ठीक है ना, याद रखेंगे। ये कितना हो जाएगा बेटा, अरे यार ये तो पूरा कैंसिल होगा ना बेटा, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर क्या पढ़ते हो आप, टेन थीटा बराबर आप पढ़ते हो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा पढ़ते हो, है ना भाई, ठीक है ना। तो 1 हो गया, डिवाइड करेंगे, ये इसमें हो जाएगा √3 और इसमें मिल जाएगा हमको इन्फिनिटी, है ना। तो ये टेबल याद रखो, ये टेंथ में दिया हुआ है, आसानी बस मैं समझा दिया हूँ। अगर किसी बच्चों को कंफ्यूजन होगा तो ये कहाँ से आया वैल्यू, या इस टेबल से हम लोगों ने वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना। आते क्वेश्चन के ऊपर। टेन 30 बेटा कितना होता है, 1/√3, और 1045 कितना होता है, 1। इन दोनों का ही रेशो निकालना है बेटा, इन दोनों का ही रेशो निकालोगे तो फाइनली रेशो कितना आ जाएगा, 1/√3, 1/√3। अच्छा पहले किसको रखना है, 30 को रखना है, हाँ 30 को ऊपर रखे, 45 को बाद में रखेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये बोल क्या रहा है, दो कारें पी क्यू एक ही समय पर किसी बिंदु से सरल रेखा में चलना प्रारंभ करती है, ठीक है बेटा। उसकी स्थितियों को क्रमशः एक्स टी ए टी प्लस बी टी स्क्वायर और दिया हुआ है दूसरी की स्थिति एफ टी प्लस माइनस बी टी का स्क्वायर से निरूपित किया जाता है। किस समय पर दोनों कारों का वेग समान होगा। अच्छा पहले तो जान लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने तात्क्षणिक वेग पढ़े बेटा, तात्क्षणिक वेग पढ़े हो, ठीक है। तात्क्षणिक वेग क्या होता है बेटा, हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं dv/dt से, ठीक है ना, dv/dt से, ठीक है। तो dv/dt जनरली क्या होता है, किसी क्षण पर किसी, अच्छा dv/dt तो त्वरण हो गया, dx/dt से किसे रिप्रेजेंट करते हो, dx/dt से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है बेटा। अगर मान के चलो कोई एक स्थिति दिया हुआ है x के फॉर्म में, ठीक है ना, at प्लस bt का स्क्वायर, या उसके बाद और भी पद ले सकते हो, फिलहाल समझाते हैं, ठीक है ना। तो हम इसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। अवकलन करते हो किसके सापेक्ष बेटा, समय के सापेक्ष, और आपका क्या मान निकलता है, वेग निकलता है, ठीक है ना। मतलब वेग बराबर, ध्यान दीजिए क्या, ये याद रखिएगा, वी बराबर लिखते हैं, वी बराबर dx/dt, त्वरण a बराबर लिखते हैं dv/dt, dv/dt। इसी को हम लोग ये भी पढ़ते हैं d2x/dt स्क्वायर भी पढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना, इस प्रकार से भी लिखते हैं, ठीक है। अगर इसका एक बार अवकलन करूं तो हमको क्या मिलेगा, वेग मिलेगा, मतलब निकलेगा a प्लस 2bt। सर ये कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लेके समझा रहा हूँ, हम क्वेश्चन डील नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए, आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी समझा दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि किसी बच्चों को अवकलन से रिलेटेड संबंधित कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। बेटा आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा बेटा, d/dx x की पावर n, इसका फॉर्मूला होता है n x n-1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर समय के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर x की जगह क्या लिए हैं, t लिए हैं, और ये जो b है ये नियत राशि है, b नियत राशि है, इसको इसलिए हम लोग ने क्या कर दिया था, अवकलन से बाहर कर दिया था, ठीक है ना। मैं कर एक समझा दे रहे हैं, फिर इससे ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चंस आगे मिलेंगे, तो उसमें ये सब चीज ज्यादा बताएंगे नहीं, सीधे सीधे सॉल्यूशन करेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा, घात को सामने रख दिया और एक घात को क्या कर दिया, कम कर दिया, n-1 कर दिया, ठीक है। जैसे घात को सामने ला दिए, घात को सामने ला दिए, और गुणांक जो है आपका वो जैसे कि वैसे रहेगा, घात सामने ला दिए और एक घात कम कर दिए, मतलब 2 कितना हुआ, 1, और 1 को हम जनरली शो नहीं करते, तो ये हुआ हमारा। और यदि इसको और एक बार मैं अवकलन करूं, इसको और एक बार अवकलन करूं तो हमको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा, त्वरण मिल जाएगा। अच्छा ये x के सापेक्ष है, हाँ समय के सापेक्ष है ना, ये t है, तो यहाँ पर t आएगा, सॉरी यहाँ पर t आएगा, बराबर किसी भी
गुणांक या नियत राशि का कांस्टेंट क्वांटिटी का जो अवकलन होता है 0 होता है। इसमें इसका उसी पद्धति से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आंसर में हमारा 2b। ठीक है ना। तो मेरे इस उदाहरण के थ्रू जो स्थिति है x बराबर at प्लस बीटी स्क्वायर का, अगर किसी स्थिति में किसी क्षण में वेग बताना हो तो हम उस क्षण के लिए क्या करते हैं, समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं। dx बाय dt जिस जो हम किसको रिप्रेजेंट कराता है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कराता है। ठीक है ना। इसका मान अवकलन के थ्रू a प्लस 2bt आया बेटा। यदि उसी क्षण के लिए हम त्वरण के लिए बात करेंगे तो हम उसका और एक बार अवकलन करेंगे, हम लिखते हैं dv बाय dt, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, त्वरण को रिप्रेजेंट करता है, मतलब a को। क्योंकि गुणांक या कांस्टेंट इसका अवकलन 0 होता है, 0 लिखिए। 2bt हमारा क्या हो जाएगा, इस क्षण के लिए त्वरण हो जाएगा। हम आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है दो स्थिति दिया हुआ है, दो स्थिति at प्लस बीटी स्क्वायर। ठीक है, मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा बेटा आप लोगों को। अगर होंगे आप लोगों की तो नोट कर सकते हैं, नई काम की चीजें है तो स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। xt कितना है बेटा, at प्लस बीटी स्क्वायर। ठीक है ना। at प्लस क्या है बेटा, बीटी स्क्वायर है, बीटी स्क्वायर। अगला क्या दिया हुआ है, at प्लस बीटी स्क्वायर, सही है। अगला क्या है बेटा, एफ टी माइनस टी स्क्वायर। ये पी की स्थिति है, कन पी की। एक्स क्यूब की स्थिति क्या है, समय के सापेक्ष एफ टी माइनस टी का स्क्वायर। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। बोला क्या है, किसी क्षण का वेग कैसा है, समान है। मतलब हम लोग बात करेंगे डी एक्स पी अपॉन डी टी बराबर डी एक्स क्यू अपॉन डी टी। मतलब किसी क्षण दोनों का वेग बराबर है। किस क्षण के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हमको समय ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे हम लोग दोनों पक्षों का अवकलन करके बराबर करते हैं, डी बाय डी टी। ठीक है ना। ए टी प्लस बी टी का स्क्वायर बराबर करते हैं बेटा, इसका अवकलन निकालते हैं, डी बाय डी टी एफ टी माइनस टी का स्क्वायर। अवकलन कर दे बेटा, यहां से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहां से टू सामने आया, टू बी आ जाएगा, टू बी टी आ जाएगा बराबर में, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा एफ। ठीक है, यहाँ से माइनस 2t। क्लियर है बेटा। अब देखो, टी वाले टी को टर्म को साथ साथ में लिख लेते बेटा, तो इसको ला लो इधर, इसको ले जाओ उधर, तो ये हो जाएगा एफ, ऐसा कर लो, 2bt प्लस 2t बराबर में एफ माइनस ए। बेटा क्लियर है बेटा। कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से बेटा, 2t निकलेगा कॉमन, कितना बचेगा बेटा 1, बी प्लस 1 बचा बराबर एफ माइनस ए। कोई दिक्कत। ठीक है, हमको क्या निकालना है, टी निकालना है। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा एफ माइनस ए अपॉन 2b। अच्छा, 1 को सामने लिख लो, 1 प्लस बी कर लो, b प्लस 1 बराबर 1 प्लस बी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। हमारा ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, एफ माइनस ए। एफ माइनस ए ऊपर में क्या दिख रहा है, अच्छा एफ माइनस ए के ही ऑप्शन में दिख रहा है, इधर ही आ जाएगा। ठीक है ना, 2 1 प्लस बी। ठीक है ना, हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं ये, यदि किसी कण का वेग दिया हुआ है जहां ए और बी स्थिरांक है, इस द्वारा 1 सेकंड 2 सेकंड के बीच चली गई दूरी का मान ज्ञात करना। ये अवकलन का सूत्र है बेटा। क्या क्या सूत्र है, ये अवकलन का है, अवकलन का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। v बराबर at प्लस बीटी स्क्वायर है, दूरी निकालना है। इससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। आप लोगों को तीन चीजें बहुत बार आप लोग अभी इस वाले क्वेश्चंस के लिए करोगे, इस वाले सीरीज के लिए करोगे, इस वाले पीवाईक्यू में हम लोग देखेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में स्थिति x, स्थिति x, वेलोसिटी v और एक्सीलरेशन a। ध्यान दीजिएगा, जब x का अवकलन करोगे समय के सापेक्ष आपको क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। मतलब जब आप dx बाय dt करोगे, dx बाय dt करोगे, तब आपको क्या मिलेगा, वेग मिलेगा। ध्यान समझिएगा। जब वेलोसिटी का एक बार अवकलन करोगे समय के सापेक्ष आपको क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। ठीक है, dv बाय dt। लेकिन जब हम लोग, हमको त्वरण दिया हुआ है, अब वेलोसिटी फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है, तब क्या करोगे, अवकलन करोगे। ठीक है, तब अवकलन करोगे इनटू
समय के सापेक्ष इसका अवकलन करो, समाकलन कर रहे हैं, हमको मिलेगा v। हमको क्या मिलेगा बेटा? v मिलेगा। क्लियर है? ठीक है ना? एक का क्या करना है? समाकलन करना है समय के सापेक्ष, तब हमको क्या मिलेगा? वेग मिलेगा। और जब हम आए अवकलन करते हुए वेग का समाकलन करते हुए v dt, ठीक है, v dt, तब क्या मिलेगा बेटा? x मिलेगा। इस वाले ग्राफ को ध्यान दीजिएगा। x का अवकलन करें वेग मिला, वेग का अवकलन करें त्वरण मिला, लेकिन जब त्वरण का समाकलन करें वेग मिला, वेग का समाकलन करें तो x मिला, मतलब स्थिति मिले। समझ में आया? तो ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है वेग दिया हुआ है, मतलब वेग दिया हुआ है और दूरी ज्ञात करना है। वेग दिया हुआ है और दूरी ज्ञात करना, मतलब पीछे से मतलब सामने से पीछे चलना है। ठीक है, समझ में आ गया? वेग से x पर आना है, वेग से x पर आना है, वेग से x पर आना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? समाकलन पड़ेगा। अगर x से वेग में जाना है, x से वेग में जाना है, तो क्या करते हैं? अवकलन करते हैं। ठीक है, ये याद रखना। वेग से त्वरण पर जाना है तो क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। लेकिन त्वरण से वेग में आना है तो फिर क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। बेटा ध्यान रखना है ना। हमको दिया हुआ है v इजिकल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। v दिया हुआ है कैपिटल में ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। क्या करेंगे बेटा? v डी टी क्या निकलेगा? हमारा दूरी निकलेगा, मतलब x निकलेगा। ठीक है, अवकलन कर दिए ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है ना, और ये डी टी समय के साथ सापेक्ष कर रहा है बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, बोल क्या रहा है? समय दिया हुआ है कितने कितने सेकंड में? 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच में। तो यहाँ लिमिट चिपका दो 1 सेकंड और 2 सेकंड, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग टाइम है लोअर लिमिट होगा, ठीक है ना, फाइनल टाइम है वो हमारा हमारा अपर लिमिट होगा। ध्यान दीजिएगा, पहले तो अवकलन करो, लिमिट को बाद में ध्यान रखिएगा। अवकलन करते हैं, अवकलन करेंगे, ये हो जाएगा 80 स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा 80/3/3, ठीक है ना। ओ भाई, यहाँ देखिए इसका भी सूत्र बताना पड़ेगा क्या? x की पावर n dx, ये होता है x n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। हाँ ना बोलो यार, इसका है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, ठीक है ना। इसका पावर है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3। समझ में आया बेटा? अब हम जो लिमिट लिखे थे 1 और 2, लोअर लिमिट अपर लिमिट, इस प्रकार से चिपकाना है, क्योंकि ये जो 1 और 2 है ये टाइम ही है, टाइम की वैल्यू है। मतलब इस t की जगह में क्या लिखना है? 2 और 1 को लिख के चलना है, लेकिन पहले अपर लिमिट को रख के चलना है, फिर बाद में माइनस करके लोअर लिमिट को रखेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं, a अपर लिमिट को रखेंगे 2 को, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4/2 प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 का घन हो जाएगा b, चलिए सॉरी, ठीक है बेटा, ये b है। ओके, b 2 का घन 8/3, कोई दिक्कत बेटा? ऋण करके चले। अब एक का मान रखते चलेंगे, a/2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का घन 1, मतलब b/3, कोई दिक्कत बेटा? अब क्योंकि ऋण है, इसको अंदर सॉल्व करते हैं, इसको उड़ा दो ना, 2 दूनी 4, ठीक है ना। तो बेटा 2a प्लस 8/3b, कोई दिक्कत बेटा? इसको सॉल्व कर रहे हैं, ऋण का दोनों में गुना करोगे, ये हो जाएगा a/2 माइनस 8/3 बेटा। ओके डन। a/2 2a गुना, इसको सॉल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2a। इसको भी सॉल्व करें, यहाँ पर 8 है, अरे 1/3 है यार, सॉरी, ये b है, ये b है बेटा। एक मतलब ये 8 में से 1 गया बेटा, 7/3, 7/3 b, ठीक है बेटा। फिर से समझिएगा, जब हमको वेलोसिटी दिया हुआ है और दूरी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? वेलोसिटी दिया हुआ है, दूरी निकालने के लिए हम लोग वेलोसिटी का समाकलन करेंगे। वेलोसिटी का समाकलन करने के लिए अब ये वाला साइन यूज करते हैं, क्योंकि आपको दो समय के बीच का समाकलन करना है, 1 सेकंड और 2 सेकंड के बीच। तो लोअर लिमिट होगा 1 और अपर लिमिट होगा 2। समाकलन करने का मेथड आपको पता होना, क्योंकि आपको दिया हुआ है ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला आप लोग जानिए, दिया हुआ नहीं है, पता होना चाहिए आप लोगों को बेटा, ठीक है ना। इस फार्मूले के अनुसार अगर इसको हम लोग हल करें
तो हमने ये वाला मान निकाला, ये वाला स्टेप लाया बेटा, ठीक है ना। इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट रखे, ठीक है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखे, ठीक है ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो हमने ये लाया, ठीक है ना। इसमें क्या कर दिए, ए वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों को सॉल्व करें, 3/2 ए आया, 8/3 ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सॉल्व किया, हमने लाया 7/3 भी। ओके डन बेटा। अब क्योंकि इसके आगे कुछ है ही नहीं तो ऑप्शन मैच करना है। आंसर कितना आया था, 3/2 ए 7/3 बी, 3/2 ए 7/3 बी। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या कर रहा है बेटा, मैच कर रहा है, मतलब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, किसी बल की क्रिया के अंतर्गत एक विमा में गति करते हुए मीटर केजी में दिया हुआ है बेटा, मास है, सॉरी ये क्या है, मास है। द्रव्यमान के एक कण का विस्थापन x समय t के साथ इस प्रकार से संबंध है, विस्थापन जब इनके वेग शून्य हो, ध्यान दीजिएगा, विस्थापन निकालना है जब वेग शून्य हो, इस चीज को पकड़िएगा। क्या निकालना है फिलहाल के लिए, विस्थापन, विस्थापन मतलब x बताना है, कब की स्थिति में, जब वेलोसिटी हमारा 0। तो पहले तो संबंध लिख लो, पहली फुर्सत में क्या करें, संबंध लिख लेते हैं, मतलब t बराबर √x+3 लिखते हैं, यही है ना संबंध, t = √x+3, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करते हैं, पहले स्थिति के लिए क्या करते हैं, 3 को इधर लाते हैं, t-3 बराबर √x बेटा, ठीक है ना। अब इसको दोनों पक्ष में गुणा करते हैं तो x बराबर ये हो जाएगा t-3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटा, ठीक है, सब सही है, सब सही चल रहा है। a - b का होल स्क्वायर पता है बेटा, वैसा कुछ दिख रहा है, दिख रहा है ना, x बराबर t का स्क्वायर, ये किसका ये हो जाएगा -2×3=6, इसको मैं 6t लिख सकता हूँ। अरे 2ab में a हमारा t है, b हमारा 3 है, मतलब 2ab करूंगा तो 6t आ जाएगा, प्लस में b का स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग 9। अरे यार कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए यहाँ तक यार, ये बचपन वाली जो मेथड है हम लोग करते आ रहे हैं। आगे हमको क्या बोला है, वेलोसिटी निकालना, वेलोसिटी जब 0 हो तब x निकालना है, तो पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा ना उसके लिए, पहले वेलोसिटी 0 हो तब विस्थापन कितना होगा ये बताना है, तो हमको वेलोसिटी पता करना पड़ेगा। उसके लिए पहले वेलोसिटी पता करने के लिए आपको बताया थे, चलिए इसको देखो जरा, किधर है ये वाला, वेलोसिटी x निकालना है, वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी 0, ध्यान दीजिएगा, x दिया हुआ है, x हम लोग ने टर्म ला लिया है, v ज्ञात करना है, मतलब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, अवकलन करते हैं बेटा, है ना। ये x निकाले, v पता करना है, तो dx/dt क्या बताएगा, वेलोसिटी, वेग बताएगा, हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2t, क्या हो जाएगा बेटा 2t माइनस इसका अवकलन करेंगे तो ये बच जाएगा 6, क्योंकि केवल यहाँ पर गुणांक है, केवल यहाँ पर नियत राशि 9 है, इसका अवकलन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ कोई t है ही नहीं है, तो इसका क्या कर देते हैं, 0 मान के चलते हैं, अवकलन 0 हो जाएगा। वेग कितना आया, 2t-6, क्योंकि 2t-6 किसके बराबर होगा, 0, तब t पता कर लेते हैं, 2t बराबर क्या हो जाएगा 6, और t बराबर 2×3=6, तो 3 सेकंड क्या निकल जाएगा हमारा समय। और जब वेग को शून्य में रखे, समय कितना है 3 सेकंड, और इसी समय में हमको विस्थापन बताना है, तो x बराबर 3 का मान रखो, 9 आया यहाँ पर, 6×3=18 प्लस 9, ठीक है ना, 9 और 9 18, कितना हो गया बेटा 18 - 18 कितना है 0 आया, ठीक है। कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत है, हाँ, कितना है हमारा आंसर 0। ध्यान दीजिएगा, पहले आपको एक समझा दे रहे हैं, ये हुआ लॉन्ग मेथड, ठीक है ना, लॉन्ग मेथड मतलब एक्चुअल में प्रोसीजर कैसा है, 0 लाने का प्रोसीजर कैसा है, सॉल्यूशन बनाने का, वो समझाया अभी, ठीक है ना। पहले x, ये वाला जो संबंध है ना, ए वाला जो संबंध है √x+3, √x+3 को पहले x के टर्म में लाया हम लोगों ने, x से संबंध बताया, उसके बाद में वेलोसिटी बताया, उसके बाद में वेलोसिटी 0 किया, ये इधर देखो, इसको x में लाया, इसके लिए पहले हम लोग ने वेलोसिटी बताया, वेलोसिटी को 0 लाया, वे 0 लाके समय बताया 3 सेकंड,
और इसी 3 सेकंड के लिए हम लोगों ने विस्थापन बताया तो कितना हुआ, 0 आया। ठीक है ना, ये एक मेथड है लामो मेथड। लेकिन सर इतना समय थोड़ी ना होता है हमारा को पेपर में, क्या करेंगे? आपको पता होता है कि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, ये तो पढ़ते आ रहे हो बेटा, ये पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, ये रटा हुआ है। आपको वेग शून्य बोला है, वेग शून्य होगा तब विस्थापन कितना होगा? सीधी सीधी बात, वेग शून्य कब होगा? वेग शून्य कब होगा? जब विस्थापन शून्य लीजिएगा। वेग शून्य तब होगा जब विस्थापन शून्य होगा, ठीक है ना। विस्थापन शून्य होगा तो वेग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसके पहले वाले भी प्रश्न में करे डायरेक्ट हम लोग, इसके पहले वाले प्रश्न में भी हम लोगों ने डायरेक्ट करे थे यहाँ पर, ठीक है। कौन सा वाला प्रश्न है, ऊपर चले। आपको पता है, ये वाले प्रश्न में ध्यान दीजिएगा, ये वाले प्रश्न में भी डायरेक्ट हम लोग हमने आप लोग को समझाया था। वेग वेग विस्थापन विस्थापन शून्य लिए, विस्थापन शून्य लिए तो वेग ऑटोमेटिकली पूरा पूरा शून्य हो गया था, है ना। तो उस वाले क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है ना, सीधे सीधे उड़ा देना क्वेश्चन को। बोल रहा है कि वेग हमको शून्य चाहिए तो उसके लिए विस्थापन हमको शून्य लेना ही पड़ेगा बेटा। विस्थापन क्या लेना पड़ेगा, शून्य लेना पड़ेगा। और विस्थापन शून्य हो जाएगा तो वेग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमने सीधे सीधे बिना समय के बाद शून्य उठा सकते हैं यहाँ से। क्लियर है बेटा, समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक कण बोल रहा है दूरी समय हाँ, दूरी समय वक्र के द्वारा दर्शाया गया है। इसका अधिकतम तात्कालिक वेग वक्र दिया हुआ है, किस बिंदु पर प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है। पहले तो जानिएगा, ठीक है, जब अधिकतम के बारे में बात करेगी, जब अधिकतम किसी भी राशि के अधिकतम मान के लिए बारे में बात करेंगे, अधिकतम मान, तो उसका अवकलन कितना लेना है बेटा, उसका अवकलन, उस राशि का अवकलन शून्य लेना है। उस राशि का क्या लेना है, शून्य, अवकलन शून्य लेना, मतलब तात्कालिक वेग के लिए जो dv बाय dt होगा, जो dv मतलब वेग जो dx बाय dt होगा, dx बाय dt ये क्या होगा बेटा, शून्य होगा, ठीक है। और इसके लिए ये मैक्सिमम के लिए केस में, इससे संबंधित आगे क्वेश्चन है करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो करवाएंगे, उस पर आएंगे जरा, लेकिन अभी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी पॉजिटिव निगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं कि अधिकतम तात्कालिक वेग वक्र किस बिंदु पर निकट होगा। ध्यान दीजिए, जहां पर एक स्लोप दिख रहा है, आपको समझाते हैं, ये अगर स्लोप दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर स्लोप, यहाँ पर सबसे ज्यादा दिख रहा है, यहाँ थोड़ा स्लोप कम दिख रहा है ना। स्लोप का मतलब बेटा, अगर मैं बोलूं ये एक्सिस ड्रा कर लिए, ठीक है ना, डबल से बना देते हैं भाई, ठीक है ना। चलो एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। ये ग्राफ चल रहा है बेटा, ये ग्राफ चल रहा है, सीधे सीधे अभी समझा रहा हूँ एक सरल भाषा में, सरल भाषा में। आपने अलग अलग लाइन खींचा, ए अलग अलग वक्र खींचा, अलग अलग ग्राफ खींचा, ए बी सी, ये डी और ई। क्या मैं बोलूं किसका स्लोप सबसे ज्यादा है बेटा, किसका स्लोप सबसे ज्यादा है? जो सबसे ज्यादा एंगल बना रहा होगा उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा, उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा। ई का स्लोप सबसे ज्यादा है, ए का स्लोप सबसे कम है, यह दिख रहा है, ठीक है ना। अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना, तो स्लोप एक्स एक्सिस वर्सेस वाई एक्सिस हम लोगों को दिख रहा है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं कि ए का स्लोप सबसे कम है, ई का स्लोप सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट पर जो स्लोप है वो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो हम देखते हैं बेटा, पॉइंट पॉइंट सी पर हमको स्लोप मैक्सिमम दिखाई देता है बेटा, पॉइंट सी पर हमको स्लोप मैक्सिमम दिखाई देता है, ठीक है ना, ये मैक्सिमम दिखाई देता है, थीटा थीटा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, और स्लोप जहां पर सबसे ज्यादा, वहां पर हमारी जो बिंदु है, ये तत्कालिक क्या बोलते हैं, अधिकतम, तत्कालिक वेग मैक्सिमम होगा बेटा। स्लोप जितना ज्यादा होगा, हमारा जो तत्कालिक वेग होगा वो भी, इसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी। बट हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा, ऑप्शन पॉइंट सी, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर करते हैं। एक्स अक्ष पर किसी कण का समय टी के संदर्भ में निर्धारित दिया हुआ स्थान, एक्स का संबंध दिया हुआ है 9 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है, इसको लिख लेते पहले। एक्स का संबंध कितना दिया हुआ था,
9 टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है ना। अगले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द्वारा व्यक्त किया जाता है जबकि x दिया हुआ है मीटर में या टी समय में दिया हुआ है, जब कण की चाल अधिकतम होगी। पकड़ इसको, चाल अधिकतम होगी, चाल अधिकतम होगी, इसका मतलब क्या होता है बेटा, चलो इधर चलो, इधर चलो, ठीक है ना। इसका मतलब होता है dv बाय dt हमको क्या लेना है, शून्य लेके चलना है बेटा, ठीक है ना। अभी तो कंडीशन पकड़ रहा है, बोल क्या रहा है, पॉजिटिव x दिशा में कण की स्थिति ज्ञात करिए। चलो हल करते बेटा। फिलहाल के लिए हम लोग निकालते हैं v क्या होता है dx बाय dt। अब इसको अगर डायरेक्ट हल करूं तो ये 9 दूनी 18t हो गया, 18t है ना, और 3 को सामने लाए तो -3t स्क्वायर हुआ बेटा। क्लियर है बेटा। अगर मैं फिर से इसका एक बार अवकलन करूं तो कितना होगा बेटा, v निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे, dv बाय dt बराबर, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 3 दूनी 6t हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमको किसके लिए बोल रहा है, जब हमारी जो चाल है वो अधिकतम होगी, जो हमारी चाल होगी वो अधिकतम होगी बेटा। मतलब dv बाय dt क्या लोगे आप, dv बाय dt अधिकतम चाल के लिए 0 मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। अधिकतम के लिए शून्य लिया जाता है। अगर ध्यान दीजिए अधिकतम त्वरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है, वैसी कंडीशन डेवलप नहीं होंगी। फिलहाल अधिकतम इस वेग के बारे में बात करेंगे। अधिकतम स्थिति के लिए dx बाय dt 0 लेके चलेंगे। अधिकतम वेग के बारे में बात करेंगे तब dv बाय dt क्या लेके चलेंगे, शून्य लेके चलेंगे, ठीक है बेटा। ये कंडीशन याद रखिएगा आप लोग, बार बार यूज होता है, ठीक है। तो इसको 0 लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 18 बराबर 60, ठीक है ना। 6 3 18 हो गया। टी का मान कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। टी का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब टी का मान जब हमारा वेग अधिकतम हो, हमारी चाल अधिकतम हो, उस स्थिति में आपकी दूरी निकालना है, आपको दूरी पता करना है, तो टी 3 का मान सीधे सीधे उठा के रख दो समीकरण में, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा बेटा, टी का मान उठा के रखोगे सीधे सीधे तो ये हो जाएगा x बराबर 3 का वर्ग बेटा 9 और 9 9 81 हुआ बेटा, ठीक है बेटा। और 3 का घन क्या हो गया बेटा 27, ठीक है ना। इसको हल करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 54 मीटर। क्या मिलेगा बेटा, 54 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया। बस ये कंडीशन याद रखिएगा, अधिकतम स्थिति के लिए, अधिकतम दूरी के लिए dx बाय dt बराबर 0, इसको याद रखिएगा। और अधिकतम वेग की, अधिकतम चाल के लिए dv बाय dt बराबर 0 याद रखिएगा बेटा, ठीक है। ओके डन। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बेटा हमारा, 24 32 54, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट होगा बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या बोल रहा है, एक कण सीधी रेखा OX पर चल रहा है, ठीक है। कण की O से x दूरी से संबंध x बराबर दिया हुआ है 40 प्लस 12 टी माइनस टी क्यूब द्वारा व्यक्त किया गया। द विरामावस्था में, ध्यान दीजिएगा विरामावस्था, इसको भी याद रखिएगा, बहुत यूज होगा आगे। आने से पूर्व कण की कितनी दूरी चलेगा। बोला क्या है, x बराबर दिया हुआ है, पहले लिखते हैं इसको, कितना दिया हुआ है 40 प्लस 12 टी माइनस टी क्यूब, 40 प्लस माइनस 12 टी माइनस 12 टी प्लस टी क्यूब, यही है बेटा। कोई दिक्कत, कोई एरर तो नहीं है। 40 प्लस 12 टी, अच्छा ओके, प्लस माइनस आगे पीछे हो गया, ठीक है। ये प्लस है और ये हो गया माइनस, ओके बेटा डन। वेलोसिटी निकाल लेंगे, वेलोसिटी dx बाय dt निकाल लो। 40 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ में कोई t नहीं है, इसका मतलब 0 उड़ा दो। 12 का 12t का 12 हो जाएगा माइनस 3t स्क्वायर। कोई दिक्कत है बेटा। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि विरामावस्था में आने से पहले, विरामावस्था में कब आ जाएगा, जब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो हम इसको शून्य लेके चल ले बेटा, इसको शून्य लेके चल ले, मतलब 12 बराबर ये 3t स्क्वायर ले सकते बेटा, 3 चौ 12 होगा बेटा, और 4 बराबर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी प्लस माइनस 2, क्योंकि टाइम माइनस में नहीं लेना है, ठीक है ना। माइनस नहीं होता टाइम, पॉजिटिव ही लेना है, इसलिए माइनस को उड़ा दो, प्लस रखो, ठीक है ना। अब क्या बोला है, प्रश्न पढ़ते हैं बेटा, सीधे सीधे यहाँ लिखो ना बेटा, 2 ही लिख दो, टी बराबर 2 सेकंड, ठीक है बेटा, 2 सेकंड। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न बोल रहा है OX पर चल रहा है, O से 0 से x दूरी पर, मतलब आपको ये बोला गया है कि कोई ऐसे यात्रा कर रहा है 0 से, जब x पर पहुंचा और x हमको मिला x,
क्या मिला बेटा, इसके लिए समय कितना मिला, 2 सेकंड मिला, ठीक है ना। उस स्थिति में आपको एक्स पता करना बेटा, ठीक है ना। जब 0 से 2 सेकंड तक ट्रेवल किए हम लोगों ने, तो उस स्थिति के लिए आपने कितनी दूरी तय किया, आपको ये बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे एक्स पता करेंगे 0 to 2 वी डी टी, ठीक है ना। आपको बताया था बेटा, अगर v से x पे आना है तो समाकलन करना पड़ेगा, a से फिर v में आना है तो समाकलन करना पड़ेगा, ठीक है ना। v कितना दिया हुआ है बेटा, v कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। v ये निकाले थे बेटा, कर लेते हैं खेल इसका। 0 to 2 कितना, 12 माइनस 3t² dt, हल करेंगे इसको आगे, क्या हो जाएगा, हाँ 12t माइनस 3t³ अपॉन क्यूब, ठीक है ना। लिमिट चिपका दो 0 to, ठीक है ना। ये 3 से 3 उड़ा दो इसका, 12t माइनस t³, लिमिट 0 to, इस प्रकार से चिपका दिया बेटा, क्योंकि 0 का खेला ही नहीं करना है, 0 मतलब सब पूरा 0, तो ऊपर अपर लिमिट है, उसी से इसको हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 2 का घन कितना बेटा 8, 24 में 8 गया 16, 24 में 8 गया 16। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है बेटा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है बेटा, समझ में आया। बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन, अच्छा थ्योरेटिकल वाला है ये। बोल क्या रहा है, एक कण के विस्थापन x का समय t के साथ बदलाव समीकरण x बराबर a e की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई की पावर बीटा टी द्वारा दर्शाया जाता है, जहां ए बी अल्फा बीटा धन स्थिरांक है, तब इस कण का वेग क्या होगा, अल्फा और बीटा के मानों से स्वतंत्र होगा। देखते बेटा, समय के साथ बढ़ता जाएगा, घटकर शून्य हो जाएगा जब अल्फा बराबर बीटा होगा, समय के साथ घटता जाएगा। अच्छा पहले हम क्या कर लेते हैं, संबंध लिख लेते हैं। संबंध दिया हुआ है x बराबर ए ई माइनस अल्फा टी प्लस बी ई बीटा टी, यही है बेटा, ये है ना, हाँ अल्फा टी बीटा टी यही है। ओके, क्या करते हैं, इसका वेग निकालते हैं, वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, dx बाय dt करेंगे, dx बाय dt का डायरेक्ट उड़ा दे यहाँ से, डायरेक्ट करें बेटा, ए है और ये अल्फा है, ध्यान दीजिएगा, ए अल्फा, ऋण चिन्ह सामने आएगा है ना, ई माइनस अल्फा टी, ओके बेटा डन, प्लस बी और ये बीटा, ई माइनस बीटा सॉरी प्लस बीटा टी, बीटा टी बेटा पावर्स है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर अभी भी जो घातों में हमको समय दिख रहा है, घातों में समय दिख रहा है, ठीक है ना। इससे क्या पता चलता है बेटा, ये जो घात अगर समय बढ़ेगा तो x का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं समय के साथ साथ हमारा x का मान भी बढ़ते चलेगा बेटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम बता सकते हैं विल इंक्रीज विद टाइम, मतलब समय के साथ बढ़ता जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट होगा बेटा। बढ़ते अगले क्वेश्चंस के ऊपर। बोला क्या है, चित्र में विस्थापन समय ग्राफ दिया हुआ है, दिखाया गया है, कण का तात्क्षणिक वेग किस बिंदु पर ऋणात्मक होगा। धीरे धीरे माने, धीरे धीरे आप लोग समझ सकते हैं इस बात को क्लियरली, कि अगर ग्राफ ऊपर जाएगा तो मान पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, और ग्राफ मान निगेटिव मतलब नीचे आएगा तो मान इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा बेटा, ठीक है ना। जब वक्र जो है लाइन ऊपर चढ़ेगी एक एक्स से, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा, जब लाइन नीचे आएगा तो निगेटिव लेना है। अब किस पॉइंट पे निगेटिव नीचे आ रहा है बेटा, डी पे ऊपर निगेटिव, यहाँ पर पैरेलल चल रहा है, ये थोड़ा नीचे दिख रहा है आपको, ठीक है ना, ये थोड़ा नीचे दिख रहा है, यहाँ से भी ऊपर चल रहा है, तो हम देखते हैं पॉइंट ई पर ही हमारा जो स्लोप है वो निगेटिव साइन शो कर रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी बेटा, ठीक है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कौन सा ग्राफ एक विमीय गति प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है ना। अच्छा सिंपली ये तो दिखा रहा है, ये जो सर्कुलर पाथ हमेशा 2D मतलब 2D मोशन से रिप्रेजेंट करेगा। 2D मोशन का मोस्ट आईएमपी एग्जांपल है
सर्कुलर पाथ, ठीक है ना। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसका मोशन किस टाइप का मोशन होगा, 2D का मोशन होगा, या फिर द्विविमीय गति होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा, ठीक है। बाकी सारे के सभी 1 डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। केवल जो ऑप्शन बी है ये ही हमारा 2 डायमेंशनल मोशन शो कर रहा है, मतलब हमारा जो ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बेटा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन के फर्स्ट पार्ट में लगभग 16 क्वेश्चन को डिस्कशन किया है, ठीक है ना, विद डिटेल डिस्कशन किया है। अगर आपका कैलकुलेशन, आपकी सोचने की क्षमता, आपकी समझने की क्षमता अच्छी है तो आप चीज़ों को फास्ट कर सकते हो, कुछ चीज़ों को स्किप भी कर सकते हो, तो आपका आंसर बहुत शॉर्ट में मिल जाएगा। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।